Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पढ़ते हैं ऐसे कुछ खास टॉपिक जो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में खास तौर से गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं या राजस्थान में आयोजित किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम खासा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें हम ऐसे कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं जिनसे संभावित कुछ ना कुछ प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं। अभी जैसे कि ग्रेड सेकंड वाला एग्जाम हुआ तो हमने कुछ ऐसे काफी टॉपिक डिस्कस किए जिनमें से कई सवाल एज इट इज एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अब उसी क्रम में हम पढ़ते पढ़ते आए, शुरुआत हमने की राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के संत से। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था ये था राजस्थान में जन जागृति एवं प्रजामंडल। कल वाली क्लास में हमने देखा कि राजस्थान में जो प्रजामंडलों की स्थापना हुई उसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड क्या रहा, कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनके कारण राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई। पहले यह भी जानना जरूरी है कि प्रजामंडल होता क्या है। प्रजामंडल यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रजा और दूसरा मंडल, यानी कि जनता का मंडल। जनता ही आपस में अपना कोई संगठन बनाए जो कि शासन में भागीदारी निभाए या शासन में भागीदारी के लिए अपना आंदोलन जारी रखे, ये कहलाया प्रजामंडल। अब सवाल है प्रजामंडल बना क्यों? ये इसलिए बना कि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आने लगी, राजस्थान में शिक्षित वर्ग का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ने लगा। ये 1920 और 1930 के दशक के बाद की बात है। जैसे जैसे मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई और शिक्षित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ और उन्होंने देसी राजाओं से, रजवाड़ों से, सामंतों से और यहाँ तक कि जो ब्रिटेन की ब्रिटिश सरकार यहाँ कार्यरत थी उससे भी अपने अधिकारों की मांग की। लेकिन जब इनको उनके अधिकार नहीं दिए गए, उनसे वंचित रखा गया, तो इनके बात समझ में आई कि ना तो ब्रिटिश सरकार हमारी सगी है और ना ही यहाँ के स्थानीय राजा रजवाड़े हमारे साथ दे रहे हैं, बल्कि उन दोनों ने आपस में एक संगठन बना रखा है देसी राजाओं का ब्रिटिश सरकार के साथ, जो कि जनता के विरुद्ध है, जनता का शोषण कर रही है। तो इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए इस शिक्षित वर्ग को लगा कि हमें भी अपना कुछ अपने स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा ताकि हम जनता को इस शोषण से मुक्ति दिला सके। और इस वर्ग ने अपना जो आंदोलन खड़ा किया वही कहलाया प्रजामंडल आंदोलन। ये इसकी एक पृष्ठभूमि थी। सामान्य सी बात इतनी थी, जैसे जैसे शिक्षित वर्ग बढ़ता गया और उनको जब उनके अधिकारों से वंचित रखा गया तो उनमें ये जागरूकता आई कि हमको अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब इन्होंने खुद लड़ाई लड़ने का फैसला किया, इनका यही संगठन प्रजामंडल आंदोलन कहलाया। अब शुरुआत करते हैं अगली कड़ी उसी में कि राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना कब कब कैसे कैसे हुई। इसके मुख्य रूप से 3 चरण माने जाते हैं। पहला चरण जो कि 1927 ईस्वी के पूर्व का माना जाता है। दूसरा चरण 1927 से शुरू होता है और अगले लगभग 11 साल तक, 10-11 साल तक 1938 तक ये चला। और तीसरा चरण 1938 से फिर अगले 10-11 साल तक, यानी कि 1949 तक। 3 इसके चरण माने गए। जो पहला चरण है 1927 से पूर्व वाला, इसमें क्या हुआ? इसमें मुख्य रूप से सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित था कि समाज में कौन कौन सी कुरीतियां हैं, एक मानव के कौन कौन से अधिकार हैं, उसका कहां कहां शोषण हो रहा है। तो यहाँ मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार और मानवतावादी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। फिर दूसरे चरण में ही 1927 में जब ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके बाद 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें कहा गया कि देसी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाया जाएगा। यानी इस अधिवेशन से बात हुई। त्रिपुरा और हरिपुरी अधिवेशन आपने सुना भी होगा, जो कई बार सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता को लेकर चर्चित रहे थे। तो यहाँ 1938 का जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन रहा, इसमें यह बात तय की गई है कि देसी रियासतों में लोगों के द्वारा खुद ही स्वतंत्रता संघर्ष चलाया जाए। ये रियासतों में चलाने की बात हो रही है। फिर 1938 में, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ रियासत की जब बात आई तो भारत में भी शासन 2 तरह से होता था। एक तो सीधा सीधा, जहां अंग्रेजों द्वारा सीधा नियंत्रण था। जहां सीधा नियंत्रण था उनको कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत, जो कि 1919 तक उनकी संख्या 9 थी। 1935 तक ब्रिटिश प्रांतों की संख्या हो गई 11। बाकी का जो क्षेत्र था जहां देसी राजा शासन करते थे वो कहलाता था यहाँ रियासतें, देसी रियासतें। इन देसी रियासतों में नाम मात्र का शासन तो राजा का ही था, वहां का राज प्रमुख वहां का राजा ही कहलाता था, लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का कंट्रोल था।
अंग्रेजों के द्वारा उस राजा के दरबार में एक एजेंट नियुक्त किया जाता था, जिसको कहा जाता था एजीजी, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जबकि जो ब्रिटिश शासित प्रांत थे वहां कोई राजा नहीं होता था, वहां प्रांतीय गवर्नर होता था जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। और ये गवर्नर जनरल वहां के शासन संबंधी रिपोर्ट केंद्र में, जो गवर्नर जनरल है प्रांतीय गवर्नर, इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गवर्नर जनरल को देता था। गवर्नर जनरल के पद का ही नाम बाद में वाइसराय कर दिया गया। यानी दो तरह से शासन व्यवस्था हो रही है, एक तो ब्रिटिश प्रांत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सीधी रूप से हो रही है, और देशी रियासतों में अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों द्वारा शासन हो रहा है एजेंट टू गवर्नर जनरल के माध्यम से। अब यहाँ जब राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन करती है 1938 में, तो पहले तो वो ब्रिटिश प्रांतों में अपना संघर्ष चला रही थी जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन है। अब 1938 में उन्होंने फैसला किया जहां देशी रियासतों में राजाओं का शासन है वहां भी हमको संघर्ष करना पड़ेगा, और वहां संघर्ष के लिए उन्होंने फैसला किया कि आम जनता को ही स्वतंत्रता संघर्ष में जोड़ा जाए। और यहीं से एक तरह की शुरुआत हुई प्रजामंडल आंदोलनों की। तो जब ये 1938 का हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ, यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया कि देशी रियासतों में लोगों के द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाया जाए, और 1938 के बाद ही अलग अलग राज्यों में प्रजामंडलों की या फिर प्रजा परिषदों की स्थापना यहाँ से होने लगी। और इसके बाद पहले जो सामाजिक और या कह सकते हैं कि मानवतावादी सुधारों पर ध्यान केंद्रित था, अब यहाँ से पहली बार राजनीतिक अधिकार और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किया गया। अब प्रजामंडल की स्थापना से पहले भी मुख्यतः जो बुद्धिजीवी वर्ग था, समाज में जो शिक्षित वर्ग है, उसने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। और इन संगठनों में 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा, और 1919 में बना राजस्थान सेवा संघ, 1920 में बना अखिल भारतीय देशी लोक परिषद। तो ऐसे तरह तरह के संगठन अस्तित्व में आए, और इन संगठनों का उद्देश्य यही था कि स्वतंत्रता संघर्ष को लेकर जो आम जनता है उसमें जागृति लाई जाए, ताकि पब्लिक जब इकट्ठी होने लगेगी और उनमें ये भावना आएगी कि अंग्रेज हमारे खिलाफ हैं, हमें यहाँ उनसे मुक्ति पानी है, तो जैसे जैसे ये इकट्ठे होते जाएंगे तब वैसे वैसे ही हमारा काम आसान होता जाएगा। तो शुरुआत कैसे होती है? कुछ संगठनों के माध्यम से, क्योंकि जन जागरूकता का काम इन्हीं संगठनों ने किया। अब आते हैं आगे, प्रजामंडलों की स्थापना कैसे कैसे प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जयपुर में की गई। अब स्थापना तो हो गई, पर इसने राजनीति में प्रवेश नहीं किया था। इसने राजनीति में प्रवेश किया 1938 में। स्थापना हो गई 1931 में, लेकिन इसने राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक कार्यक्रम ये सब चलाए 1938 से। फिर मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना हुई। सबसे पहले हुई जयपुर में, उसके बाद हुई मारवाड़ में 1934 में। इसके बाद फिर कोटा में प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में। कई बार जब आसान सवाल पूछा जाता है तो यही पूछ लिया जाता है, एक तरफ दिया जाता है प्रजामंडल और दूसरी तरफ स्थापना का वर्ष, और आपको मिलाने होते हैं। तो सबसे पहले ये तीन यहाँ जो दिए गए हैं, 1931 में जयपुर में, फिर 1934 में मारवाड़ में, और फिर उसके बाद 1938 में कोटा में। कम से कम शुरुआत के तीन आप याद जरूर रख लें, इनको ही आपस में मैच करने में आ जाता है, एक तरफ प्रजामंडल और दूसरी तरफ उसकी स्थापना का वर्ष। इसी वर्ष उदयपुर में हुआ मेवाड़ प्रजामंडल, यानी कि पहले तो मारवाड़ हो गया 1934 में, फिर जब कोटा में हुआ था उसी वर्ष 1938 में ही हुआ मेवाड़ प्रजामंडल, और अलवर में हुआ अलवर राज्य प्रजामंडल। तो अलग अलग जगह इन प्रजामंडलों की स्थापना की गई। फिर 1939 में भरतपुर में स्थापना की गई प्रजामंडल आंदोलन की। फिर बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद की। कोटा में तो हो गई थी 1938 में, और बूंदी में जाके इससे 6 वर्ष बाद हुई 1944 में। और फिर 1945 में स्थापना हुई जैसलमेर प्रजामंडल की। फिर 1933 में हुआ सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई में, यानी कि जिसको आज मुंबई कहते हैं, ये हाँ हुआ। और फिर हुआ बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में। तो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में कब कब प्रजामंडल या लोक परिषद या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई, तो इसका एक आप क्रम याद रखें। एक तरफ वर्ष याद रखें और दूसरी तरफ जो कौन सा प्रजामंडल और स्थापना का वर्ष। अब शुरुआत करते हैं, जोधपुर में जन आंदोलन कब हुआ, इसकी भूमिका क्या थी और कैसे प्रजामंडल में ये परिवर्तित हुआ। राजस्थान का जन आंदोलन, ये जन आंदोलन है जो सबसे पहले जोधपुर से प्रारंभ हुआ। जनवरी 1938 की बात है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। इस दौरान ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और उन्होंने लोगों से त्याग बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने की बात की। उन्होंने आह्वान किया था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी नारा दिया था नेताजी ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्रांतिकारी ये थे ही,
तो ये अहिंसा वाले साधनों में सिर्फ विश्वास नहीं रखते थे, इनको लगता था कि क्रांति पानी है तो उसके लिए हिंसक संघर्ष भी करना पड़ सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना ही यहाँ के राजाओं को युद्ध में झोंक दिया, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने सलाह नहीं ली बल्कि यहाँ की सेना को सीधा ही अपने स्तर पर दूसरे युद्ध में भेज दिया। तब क्या हुआ, यहाँ की जो देसी रियासत और रजवाड़े जो अब तक अंग्रेजों के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलकर चला रहे थे, उनको एक झटका लगा कि उनसे परमिशन लिए बिना ही इन राज्यों को उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया है। तो मारवाड़ लोक परिषद में विरोध में आवाज उठाई गई, ये अंग्रेजों के खिलाफ हुए। फिर ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने भी अपना रोष जताया और ये कांग्रेस के जो मंत्री ब्रिटिश प्रांतों में मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, इन सब ने त्याग पत्र दे दिया। जोधपुर में जयनारायण व्यास ने इन्होंने सलाहकार परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया और इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1940 को लोक परिषद जो संस्था है जोधपुर में उसको ही गैर कानूनी घोषित कर दिया और इसके जो जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया। एक बार वापस शॉर्ट में बताऊं तो ये क्या हो रहा है कि जोधपुर में सबसे पहले जन आंदोलन शुरू हुआ। इसके पीछे कारण है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को क्रांतिकारी कुछ भाषण दिए, एक कारण मतलब ये भी है। दूसरा कारण है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं से परमिशन लिए बिना, उनसे परामर्श लिए बिना ही उनकी सेना को दूसरे विश्व में लड़ने के लिए भेज दिया अंग्रेजों की तरफ से। अब इससे एक तरफ स्थानीय राजा भी नाराज हुए, स्थानीय जनता तो पहले ही नाराज थी और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर कांग्रेस को भी एक तरह से इस खिलाफत में जोड़ लिया इनके खिलाफ। अब कांग्रेस के जितने भी मंत्री अलग अंग्रेजों की अलग अलग परिषदों में सदस्य थे, उन सब ने इस्तीफा दे दिया और एक साथ ही यहाँ से अंग्रेजों का बड़े स्तर पर विरोध शुरू हुआ। अब सरकार को लगा कि अगर विरोध को नहीं दबाया गया तो दूसरे विश्व युद्ध में भी उनके लिए परेशानी पैदा हो सकती है, तो इसलिए वो वही उन्होंने किया जो वो करते आए थे, यानी कि आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और जो जो आंदोलनकारी थे, बड़े बड़े नेता थे, सबको उठा के जेल में डाल दिया। अब इस कार्यक्रम में छात्रों ने भी भाग लिया। अब इसमें प्रमुख जो जेल भी गए और गिरफ्तार भी किए गए या जिन्होंने आंदोलन किया उनके नाम है जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल। छात्रों ने बहिष्कार किया, इनको स्कूल जाने से रोका गया, परीक्षा ना देने का अनुरोध किया गया। फिर 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर के शिवदयाल दवे, जिनको 7वां डिक्टेटर बनाया गया था, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। 8वें थे तुलसीदास राठी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से ये डिक्टेटर यानी पदाधिकारी थे लोक परिषद में। एक ही दिन लोक परिषद के 3 डिक्टेटरों को गिरफ्तार कर लिया गया। फोटो आप देख पा रहे हैं, ये है जयनारायण व्यास। इनके नाम पे विश्वविद्यालय भी है जोधपुर में, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। तो वहाँ ये क्रांतिकारी थे, यानी कि जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका चलाई। इस दौरान मारवाड़ क्षेत्र में स्त्रियों ने भी आंदोलन में भाग लिया और स्त्रियों वाले सवाल पूछे जाते हैं। महिलाओं के नाम अगर आए हैं, इस बार भी अभी ग्रेड 2 एग्जाम में सिरोही प्रजामंडल से सवाल पूछा गया और उसमें महिलाओं से संबंधित सवाल पूछा गया है। तो महिलाओं वाला सवाल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर यहाँ ब्रिटिश विरोधी नारे लगाए, प्रभात फेरी निकाली। अब जब ये रैली निकाली, प्रभात फेरी, सुबह सुबह जो एक ग्रुप निकलता है लोगों का चारों तरफ गलियों में प्रभात फेरी लगाते हुए, अब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से कि घोड़े पर जो बैठ के पुलिस वाला रहे थे, ये महिलाएं सड़कों पर लेट गई ताकि पुलिस को रोका जा सके। पुलिस पर इन्होंने पत्थर भी फेंके। अब इसमें जो महिलाएं हैं उनके नाम हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जोधपुर प्रजामंडल के दौरान जन आंदोलन हुआ उसमें कौन कौन सी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनमें महिला हैं रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी, और ये हैं कृष्णा कुमारी और दयावती जो कि रामचंद्र पालीवाल की पत्नी थी। ये इन सब में शामिल हुए। तो 2-3 नाम जरूर याद रखें, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती। तीनों ही किससे संबंधित हैं? जोधपुर प्रजामंडल। अब इससे पूर्व उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया था पहले भी। फिर 22 सितंबर 1942 एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। ये चाहते थे कि यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका थी, उन्होंने भी काफी जोशीला भाषण दिया, यानी कि महिलाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की। फिर बाद में एक सार्वजनिक मांग हुई सबकी तरफ से कि 1944 में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की जाए और ये स्थापना हो जाती है 1944 में। फिर जो राष्ट्रवादी लोग थे
आंदोलन में जो राष्ट्रवादी बातें करते थे वो इस घटना से संतुष्ट नहीं हुए। उनको लगा कि जितना हम चाह रहे हैं ये हमें उतना नहीं मिला है। फिर अक्टूबर 1946 में डावरा पर एक घटनाक्रम हुई जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने सामंतों के सहयोग से लोक परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उन पर अमानवीय अत्याचार करवाए, उनको मारा पीटा। तो इस वजह से भी और ज्यादा आंदोलन भड़क उठा अचानक से। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इसकी निंदा की गई, इस घटना की, डावरा हत्याकांड की या डावरा कांड की। पर जोधपुर के महाराजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। महाराजा अभी भी अंग्रेजों की ही तरफ हैं। फिर जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह का देहांत हो गया और उनके पुत्र हनुवंत सिंह को गद्दी मिली। नए राजा ने, जो प्रधानमंत्री हैं वेंकटाचारी, उनको हटा दिया। जोधपुर राज के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। और अपने जागीरदारों और रिश्तेदारों का इनका एक मंत्रिमंडल बनाया और 28 फरवरी 1948 को सरकार ने यहाँ वीपी मेनन को भेजा और उनके समझाने पर राजा ने स्थिति को समझा कि अब देश आज़ाद हो चुका है, अब स्वतंत्र जोधपुर राज्य बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। और 1948 में जयनारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 में जोधपुर जो है ये बृहत्तर राजस्थान का हिस्सा बन गया और उसमें विलीन हो गया। इस तरह से शुरुआत हुई थी जोधपुर में जन आंदोलन की और यहाँ आकर वो कंप्लीट हुआ जब जोधपुर बृहत्तर राजस्थान का हिस्सा बन गया। तो अगर एक बार शॉर्ट में देखें, उन्हें इसको एक रिवाइज करें कि जोधपुर जन आंदोलन में क्या क्या हुआ, भूमिका किस किस की है। तो पहले तो राजस्थान में जन आंदोलन जोधपुर से शुरू हुआ। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए, उनसे लोग प्रभावित हुए और इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। अब जब दूसरा विश्व युद्ध 1939 में जब चालू हो गया था तो अंग्रेजों ने देसी राजा रजवाड़ों की सेनाओं को बिना उनसे परमिशन लिए ही युद्ध में झोंक दिया। अब इससे राजा रियासतें भी नाराज थी, स्थानीय जनता पहले से नाराज थी और कांग्रेस की तरफ से भी जो मंत्री अंग्रेजों के साथ शामिल थे मंत्रिमंडल में, उन सब ने त्यागपत्र दे दिया। बड़े स्तर पर कार्यक्रम शुरू हो गया, यानी कि विरोध प्रदर्शन। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं के नाम याद रखने हैं, महिलाओं के नाम पूछे गए हैं, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती। आर्य समाज ने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दौरान 1946 में एक डावरा कांड हुआ जिसमें डीडवाना के जो जागीरदार थे इन्होंने अमानवीय अत्याचार किए, लेकिन राजा ने इन्हीं का ही साथ दिया, मतलब उसको कोई परवाह नहीं थी। फिर यहाँ के जो राजा थे जोधपुर के उम्मेद सिंह, उनका हो गया देहांत और उनके बाद उनके पुत्र जो है हनुमंत सिंह, ये यहाँ के राजा बने। और हनुमंत सिंह को बातचीत करके मना लिया वीपी मेनन ने और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो भारत में शामिल हो जाएंगे और इस तरह मार्च 1949 में जोधपुर बृहत्तर राजस्थान का हिस्सा बन गया। अब अगला जो प्रमुख जन आंदोलन है ये है बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर के राजा थे महाराजा गंगा सिंह। कल हमने बात भी की थी, जो नरेश मंडल बनाया गया देसी राजा रजवाड़ों का या नरेंद्र मंडल, उसके पहले चांसलर भी बनाए गए थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक है, उनके बारे में बताई गई है कुछ बातें। उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। राज्य में व्यवस्थापिका, हाई कोर्ट और नगर पालिकाओं का भी इन्होंने निर्माण किया। एक सुधारक के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पर जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद इस नीति से दबा दिया। आम जनता जो आंदोलन कर रही थी उनको, वैसे सभी राजाओं ने लगभग यही काम किया, ज्यादातर राजा अंग्रेजों के साथ थे, तो उन्होंने इस आंदोलन को दबा दिया। बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में जो और प्रमुख नाम है उनमें है चूरू के स्वामी गोपाल दास। रियासती शासन में बीकानेर षड्यंत्र केस में ये जो स्वामी गोपाल दास है और उनके 8 सहयोगी हैं, इनको फंसा दिया गया, उनको जेल में यातनाएं दी गई। मधाराम वैद्य, इन्होंने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। देव है बीकानेर प्रजामंडल, लेकिन स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में पहुंचकर। किसने की है? मदाराम वैद्य ने। फिर 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद शार्दुल सिंह यहाँ के राजा बने। पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्र चालू रखा। अभी दमन चक्र किसका हो रहा है? जो जन आंदोलन है, जनता द्वारा जो किया जा रहा है, उसका दमन चक्र उन्होंने चालू रखा। फिर 1947 के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए, उनको लग गया कि अब स्थिति हमारे हाथ से निकल गई है, यानी कि अब लोकतंत्र आ गया है। और 1947 में बीकानेर एक्ट उन्होंने पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका, राज्यसभा और धारासभा की स्थापना कर दी। इसके अलावा एक लोक सेवा आयोग बनाया और हाई कोर्ट का भी गठन किया गया और ये गठन हो रहा है बीकानेर राज्य में। जनता को कुछ मौलिक अधिकार भी इन्होंने प्रदान किए। फिर अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा, इसमें अपने प्रतिनिधि भेजे और बीकानेर ने बृहद राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की, यानी कि ये भी बृहद राजस्थान का हिस्सा बन गया।
दो बड़े बड़े राज्य यानी कि रियासत है, एक जोधपुर और एक बीकानेर, इस तरह से बृहद राजस्थान में जो शामिल हो गए, एक तरह से अब ये भारत का ही अभिन्न अंग बन गए। पहले कुछ इनमें से स्वतंत्र भी रहना चाहते थे कि जब अंग्रेज जाते जाते कह गए कि चाहे तो देश रियासतें भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो, और या चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रखे। अब इसमें जोधपुर बीकानेर जैसे जो कुछ बड़े उस समय रियासती शासक थे वो स्वतंत्र रहने की कोशिश कर रहे थे, पर बाद में इनको ये बात समझ में आ गई कि स्वतंत्र रहना संभव नहीं है और हमको भारत के साथ ही जुड़ जाना चाहिए। फिर दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम ये जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। अब उसके अनुसार शासक के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही थी। यानी ऊपर अभी भी नियंत्रण शासक का ही है, संरक्षण शासक का ही है, पर जो सरकार बनेगी कहा गया है कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी और उसको व्यापक मताधिकार दिए जाएंगे। 2 सदनों वाली यहाँ व्यवस्थापिका इस समय अस्तित्व में आई। और यहाँ अगर कुछ बातों को छोड़ दें तो सारा जो शासन है बीकानेर का वो एक परिषद को सौंप दिया गया जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। जो यहाँ का राजा था उसने घोषणा की कि 2 वर्षों के भीतर की उनके संरक्षण में ही एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बना दी जाएगी। एक तरह से यहाँ उत्तरदायी सरकार बनाने की क्रमिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिर जनवरी 1948 जब महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया, अभी तक राजनीतिक कारणों से जिन जिन को गिरफ्तार किया था उन सबको रिहा कर दिया। फिर 2 फरवरी 1948 जब यह घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। भाई पहले ये तो कहा गया कि उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी, लेकिन कोई डेट निर्धारित नहीं की गई कि कब तक बनाई जाएगी। अब यहाँ डेट और महीना भी निर्धारित किया गया कि अप्रैल 1948 तक ये उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। फिर 18 मार्च 1948 शार्दुल सिंह, अब जो बीकानेर के राजा बन गए हैं गंगा सिंह के बाद, उन्हीं के बेटे हैं, इन्होंने मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की। अब जिसका कार्य था राज्य में जितना भी दैनिक शासन है, हर दिन का जो कार्यक्रम है उसको जारी रखा जाए। और यह जो मिला जुला मंत्रिमंडल था ये बहुत ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाया। अब आपसी खींचतान भी काफ़ी थी, सबके मिलने जुलने से जो बनाया गया है उसमें खींचतान होनी स्वाभाविक है। और ये प्रजामंडल चुनाव करवाने में भी सक्षम नहीं था, उसके पक्ष में भी नहीं था। सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इन्होंने इन जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना भी संभव नहीं था। इन प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब राजा मजबूर हुआ, बेवश होकर राजा ने मंत्रिमंडल ही भंग कर दिया और केंद्र के दबाव के कारण उसे प्रस्तावित चुनाव भी रद्द करने पड़े। यानी कि कोशिश हो रही है बीकानेर में कि एक लोकप्रिय सरकार बनाई जाए, जनता का दबाव है लोकप्रिय सरकार बनाई जाए, लेकिन राजा का प्रयास ये है कि जैसे तैसे कुछ ना कुछ अपना उसमें प्रतिनिधित्व बनाए रखा जाए और सत्ता में अपनी भागीदारी या अपना नियंत्रण बनाए रखा जाए। इसलिए अभी थोड़ा सा संघर्ष यहाँ चलता है। अब इसी दौरान कैबिनेट मिशन के तहत या कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार यहाँ बनाई गई और संविधान निर्मात्री जो सभा है उसका कार्य आरंभ हुआ। देशी राज्यों को भी इस संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित कहा गया। ये जो देशी रियासत थी इन सबको आमंत्रित किया गया। अब देश में संविधान बनाने की बात हो रही है। अब संविधान कैसे बने इसके लिए एक सभा बनाई गई, अलग अलग क्षेत्रों से कुछ प्रतिनिधि बुलाए गए और उस सभा को कहा गया संविधान निर्मात्री यानी कि निर्माण करने वाली सभा। इस संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर से भी बुलाए गए। अब महाराजा शार्दुल सिंह ने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। उनको समय का महत्व समझ में आया, वो ये बात समझ गए थे कि अब समय इस तरफ जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आने वाली है। तो महाराजा शार्दुल सिंह ने इसमें भाग लिया। उन्होंने अन्य राज्यों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया और 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पणिक्कर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। के.एम. पणिक्कर बीकानेर के प्रतिनिधि बनकर संविधान निर्मात्री जो सभा है उसमें शामिल हुए। इस तरह के सवाल और इस तरह के नाम पूछे जाते हैं कि के.एम. पणिक्कर किस राज्य से या रियासत से आए थे, तो कहाँ का प्रतिनिधि बनकर आए थे? बीकानेर का प्रतिनिधि बनकर आए थे। कब शामिल हुए? 28 अप्रैल 1947 को। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की और घोषणा हुई कि जिसमें भारत को अब विभाजित कर दिया जाएगा। वो कहा गया एक भारत होगा, एक पाकिस्तान होगा और देशी रियासतें चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में। अब इसमें देशी राजाओं के समक्ष यह विकल्प था कि वो स्वतंत्र रह सकते हैं, भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं। और बीकानेर के जो महाराजा हैं शार्दुल सिंह, ये बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर पाए
यानी कि इन्होंने निर्णय लिया कि हम स्वतंत्र नहीं रहकर कहाँ जाएंगे, भारतीय संघ में जाएंगे। ये अपने समय की मांग समझ चुके थे। इनको लगा था कि स्वतंत्र रहने की कोशिश करेंगे तब भी रह नहीं पाएंगे, तो भलाई इसी में है, हमको भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए। दो आंदोलन हमने पढ़े, पहला जोधपुर में जन आंदोलन हुआ और दूसरा हुआ बीकानेर में। जोधपुर जहाँ के शासक हनुमंत सिंह और बीकानेर जहाँ के शासक इस समय थे शार्दुल सिंह। जोधपुर में पहले पिता की मृत्यु के बाद हनुमंत सिंह बने, ऐसे ही यहाँ अपने पिता यानी कि गंगा सिंह की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह बने। तो एक तरफ जोधपुर का आंदोलन है, एक तरफ है बीकानेर का। अब हम तीसरा आंदोलन देखने वाले हैं, ये है जैसलमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर एक ऐसा राज्य है जहाँ जन चेतना का नितांत अभाव था। क्यों अभाव था? दूर दराज का क्षेत्र है, आम जनता जो है ज़्यादातर पशुपालक लोग हैं या छोटे किसान हैं, मरुस्थल का क्षेत्र है, आपस में भी लोगों का मिलना जुलना बहुत कम है, दूर दूर छोटे छोटे गांव है। तो अंग्रेजों का भी यहाँ बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं था, दूर दराज का क्षेत्र है और आम जनता भी लगभग अपने ही जीवन में बिजी थी, व्यस्त थी। मूल कारण यह था कि जैसलमेर में जनसंख्या बहुत कम थी, विरल क्षेत्र है, अधिकांश भाग मरुस्थल है, यातायात के साधनों का अभाव है, संचार व्यवस्था बहुत कम है। अब इस कारण जनता दूर दराज के क्षेत्रों में अपना जीवन जी रही है और उनकी कोई खास महत्वाकांक्षा नहीं है। राजा ने यहाँ की जन आकांक्षाओं को दबा रखा था। जनता समझ ही नहीं पाई कि हमको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, हमारी आकांक्षाएं क्या क्या होनी चाहिए। फिर पहला जब समाचार पत्र विजय 1920 में यहाँ प्रकाशित हुआ, पहला समाचार पत्र यहाँ आया है 1920 में। इतना लेट जब दुनिया कहाँ कहाँ की बातें करने लगी। और 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का यहाँ गठन किया गया। कहाँ की बात हो रही है? जैसलमेर की। अब राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? जो एक तो समाचार पत्र आया विजय और दूसरा ये जो नवयुवक मंडल गठित किया गया है, अब इस पर भी धीरे धीरे कुछ प्रतिबंध लगने शुरू हुए। तो जैसलमेर के राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाया और इसके मंत्री जो थे, जो इस पत्र को प्रकाशित करते थे, इस संगठन के भी जो थे, इनको जेल में डाल दिया। सागरमल गोपा ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की। राजस्थान में हम जब जब भी क्रांतिकारी या ऐसे स्वतंत्रता संघर्ष के सेनानियों का नाम पढ़ते हैं तो जैसलमेर की इससे किसी की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है सागरमल गोपा। अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार इनके ऊपर किए, बाद में जेल में ही इनके ऊपर पेट्रोल या केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी गई थी। तो बहुत सारे अत्याचार इन्होंने सहन किए। तो उस दौर में अगर पहला कोई नाम जिसने निरंकुश शासन के विरुद्ध खड़े होने की कोशिश की तो उनका नाम आता है सागरमल गोपा। पर एक व्यक्ति शासन के खिलाफ कब तक लड़ सकता है? ऐसा इनके साथ भी हुआ। ये रियासती शासन जो है उसके आतंक और अत्याचार के शिकार हुए। सागरमल अपनी व्यथा का वृतांत निरंतर जयनारायण व्यास को बताते, शेख अब्दुल्ला का बताते और जवाहरलाल नेहरू को भी भेजते रहते कि यहाँ किस तरह का शासन चल रहा है। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 जेल में ही जलाकर मार दिया गया। कहा जाता है कि केरोसिन छिड़क कर इनके शरीर को आग लगा दी गई। और इसके बाद जैसलमेर में मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की कोशिश की। सागरमल गोपा के साथ जो घटना हुई उसके बाद लोगों में और यहाँ के जो सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनकारी, उनका साहस थोड़ा सा हिला जरूर, लेकिन फिर मीठालाल व्यास ने फिर से यहाँ जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का प्रयास किया। राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा बीकानेर प्रजामंडल, तो स्थापना हुई है उसकी कलकत्ता में। ऐसे ही यहाँ है जैसलमेर प्रजामंडल, है जैसलमेर के लिए, पर जैसलमेर के राजा के डर की वजह से, क्योंकि उन्होंने सागरमल गोपा को जेल में जला के मार दिया। तो ऐसे ही अपनी अपनी जान सबको प्यारी है, तो इन्होंने भी इस दमन से बचने के लिए जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की है जोधपुर में। फिर 28 मई को जयनारायण व्यास और मीठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला। जयनारायण व्यास को सागरमल गोपा लगातार अपनी स्थिति बताते रहते थे और सिर्फ अपनी स्थिति नहीं बल्कि पूरे जैसलमेर राज्य में क्या चल रहा है इन सब परिस्थितियों से वो अवगत कराते रहते थे। एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और उसके बाद जनता भी धीरे धीरे जागरूक होने लगी और बाद में जैसलमेर भी वृद्ध राजस्थान में शामिल हो गया। यानी कि इस तरह से 3 बड़े बड़े आंदोलन यहाँ संपन्न हुए। तो आज की क्लास में हमने प्रजामंडल आंदोलनों में 3 आंदोलन मुख्य रूप से देखे हैं। पहला जहां से शुरुआत हुई है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की, तो 3 चरण हमने देखे। 1927 से पहले वाला, फिर 1927 से 1938 वाला और तीसरा 1938 से 1949। राजस्थान में प्रजामंडल जन आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो जोधपुर में शुरू हुआ। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए
फिर दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने यहाँ की सेना को बिना यहाँ के राजा से परमिशन लिए युद्ध में भेज दिया। अब यहाँ के लोग विरोध में आ गए, राजा भी थोड़ा सा उनके विरोध में आ गया। इसके बाद स्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें 3-4 नाम खास हैं, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती। और बाद में ये बृहद राजस्थान में शामिल हो गया जोधपुर वर्ष 1949 में। ऐसा ही दूसरा है बीकानेर। यहाँ के महाराजा जो थे गंगा सिंह, वो एक तरह से अंग्रेजों के साथ भी कुछ कामों में वो रहे। अब शुरुआत में वो अंग्रेजों के साथ थे, तो रहते रहते वो अंग्रेजों की व्यवस्थाएं समझ गए। अब इसलिए उन्होंने यहाँ व्यवस्थापिका, हाई कोर्ट, नगर पालिका इनका निर्माण किया, यानी कि समाज सुधारक और साथ ही साथ प्रगतिशील शासक की भूमिका में भी उन्होंने काम किया। इनकी मृत्यु के बाद शासन में भागीदारी निभाई इनके पुत्र शार्दुल सिंह ने, और जो शार्दुल सिंह भी इस बात को समझ गए कि अब राजशाही का दौर जाने वाला है और लोकतंत्र आने वाला है, तो उन्होंने भी भारत संघ में शामिल होने में अपनी सहमति जताई। फिर जैसलमेर आया। जैसलमेर में आंदोलन या कह सकते हैं कि जागृति काफी बाद में आई, क्योंकि दूर दराज का क्षेत्र है, जनसंख्या विरल है, लोग दूर दूर रहते हैं, मरुस्थल ज्यादा है। बाद में कुछ समाचार पत्र यहाँ प्रकाशित हुए। पहला समाचार पत्र आया 1920 में। यहाँ के एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम काफी प्रसिद्ध है वो है सागरमल गोपा, जिनको राजा द्वारा या राजशाही द्वारा जेल में जलाकर मार दिया गया। अंग्रेजों का भी हो सकता है उसमें हाथ ही था। फिर बाद में प्रजामंडल में स्थापना के लिए प्रयास किया मीठालाल व्यास ने। जयनारायण व्यास और मीठालाल इन दोनों ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और अंततः जैसलमेर भी वृहद राजस्थान में शामिल हो गया। तो इस तरह से हमने प्रजामंडल आंदोलन में अभी राजस्थान के 3 जन आंदोलन पढ़े हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये कार्यक्रम अगर आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद का जो अगला पार्ट है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.